अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब? खैरियत से हैं? वेलकम टू द डॉक्टर अब्दुल्ला अकेडमी। तो आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर। तो सीधी सी बात है कि ब्लड प्रेशर जो है ना, वो सबसे पहले हम ये जो डायग्राम बनी हुई है 16.3 इसको देख लेते हैं। तो ब्लड प्रेशर दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट क्या है कि ये जो है ना वो हार्ट का पंप है, यानी कि हार्ट एक मिनट के अंदर कितना ब्लड जो है ना वो पंप कर रहा है। तो यानी कि उसके बाद जो सेकंड पे पेरिफेरल रेजिस्टेंस, यानी कि जो वेजल्स हैं उनका रुकावट कितनी है, उनकी रेजिस्टेंस कितनी है, यानी कि जो ब्लड वेजल्स हैं वो कितनी कंस्ट्रिक्ट है, कितनी तंग है, और वो ब्लड को गुजरने में कितनी मतलब रेजिस्टेंस कर रही है ब्लड को गुजरने में, यानी कि कितनी रुकावट डाल रही है। अब इन दोनों को कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको समझते हैं। अब देखें, जो कार्डिक आउटपुट है ये तीन चीज़ों से बढ़ता है, यानी कि एक जो यानी कि हार्ट रेट है, यानी कि दिल की धड़कन, ठीक है। और सेकंड पे जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, यानी कि दिल का ज़ोर से सिकुड़ना। जैसे एक मजबूत आदमी है वो यानी कि पंप से ज़्यादा पानी निकालता है, या एक कमज़ोर आदमी है वो कम पानी निकालेगा, या वो कम यानी कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी उसकी। तो ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी है। और थर्ड पे जो है ना वो यानी कि हार्ट में जो यानी कि फीलिंग प्रेशर है, जो ब्लड का एक भरना जिसे कहते हैं, या फिल करना जिसे कहते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा खून या जितना ज़्यादा ब्लड जो है वो हमारे हार्ट में फिल होगा, वो उतना ही ज़ोर से बाहर जो है ना वो पंप करेगा। तो अब जो देखते हैं हम कि हार्ट के अंदर जो ब्लड फिलिंग है या जो फिलिंग प्रेशर है वो दो चीज़ों से बढ़ता है। किस किस से? वो देखते हैं कि ब्लड वॉल्यूम, यानी कि जो ब्लड की कुल मकदार कितनी है। जिस्म में जितना ज़्यादा वाटर होगा, जितनी ज़्यादा यानी कि साल्ट होगा, तो उतना ही ज़्यादा ब्लड की मकदार भी होगी। अब और सेकंड पे जो वेनस टोन है, यानी कि अगर जो हमारी वेन्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएं, तो वो अपने अंदर जो है ना वो जमा किया हुआ जो सारा ब्लड है वो हार्ट की तरफ धकेल देती हैं, जिससे जो हार्ट है वो ज़्यादा फिल होता है, यानी कि ज़्यादा भर जाता है। टोन मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि बेसिकली एक जो हमारी ब्लड वेजल्स हैं उनके अंदर एक तनाव है, एक खिंचाव है, एक जो मेंटेन रहता है। अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तब भी वो नुकसानदेह, अगर वो कम हो जाएगी रिलैक्सेशन, यानी कि वेजल्स रिलैक्स ज़्यादा हो जाएंगे तो वो भी नुकसानदेह, वो भी अच्छा नहीं है। तो अब देखते हैं कि पेरिफेरल जो रेजिस्टेंस है वो कैसे बढ़ता है। यानी कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ाने का जो सबसे बड़ी वजह है वो आर्ट्रियोलर टोन का बढ़ जाना है। अब आर्ट्रियोल्स जो हैं वो हमारे जिस्म की जो छोटी छोटी आर्टरीज हैं, या जिन्हें आर्टरीज से आगे जो डिवाइड होती हैं आर्ट्रियोल्स, ये एक वाल्व की तरह काम करती हैं। यानी कि आर्ट्रियोलर टोन का मतलब है कि इन वाल्व्स का यानी कि कंस्ट्रिक्ट करना, सिकुड़ना। जब ये वाल्व कंस्ट्रिक्ट करते हैं तो ब्लड के जो फ्लो है उसमें रेजिस्टेंस पैदा होती है। अब हार्ट को इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। अब यही ज़्यादा ज़ोर जो है ना वो हाई ब्लड प्रेशर की सूरत में ज़ाहिर होता है। अब हम आते हैं कि अपना जो असल टेक्स्ट है, मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, उसकी तरफ। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को कवर करते हैं। कोई भी इंशाल्लाह चीज़ मैं कोशिश करूँगा जो बुक में है और उसका कॉन्सेप्ट आपको मतलब हर तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले है कि जो हमारी बॉडी है उसका एक बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टम होता है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर को एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर रखता है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जो बॉडी के तमाम टिश्यूज़ हैं, तमाम ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, जैसे ब्रेन है, जैसे किडनीज हैं, तो उनको एक यानी कि सेल सेल जो है ना वो ब्लड की सप्लाई मिलती रहे। और सेकंड पे ये है कि जो ब्लड की वेजल्स हैं उनकी जो इंटरनल आप समझ लें कि एक लेयर है, या एंडोथेलियम की लेयर समझ लें, तो उसको हाई प्रेशर के नुकसान से बचाया जा सके, इसलिए उसको मेंटेन, जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन रखना होता है। तो अब ब्लड प्रेशर जो है वो यानी कि आप लास्ट टाइम भी आई थिंक ये पढ़ा है हमने कि ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू, मैं लिख भी देता हूँ, कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब हम इन दो बड़े सिस्टम्स को समझेंगे जो मिलकर एक फार्मूले को कंट्रोल करते हैं। जो पहला मैकेनिज्म है वो है बैरोरिसेप्टर्स एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम इसको देख लेते हैं। तो ये हमारे जिस्म का एक आप समझ लें कि फौरी एमरजेंसी रिस्पॉन्स है,
यानी कि ये फौरी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है। ये कैसे काम करता है? तो सेंसर्स का काम है, यहाँ पे जो बैरो रिसेप्टर्स हैं उनका काम है कि हमारे हार्ट के जो करीब करीब आर्टिक आर्च में जो है ना ये होती हैं, और साथ ये कैरोटिड साइनोसिस जो हमारे जो आप कह लें कि ये जो गर्दन है, ये शाह जो है उस पर यानी कि बैरो रिसेप्टर्स नाम के सेंसर लगे होते हैं। तो ये हर वक्त जो है ना वो ब्लड प्रेशर का पता लगाते रहते हैं। अब जो है ना वो यानी कि जब ब्लड प्रेशर गिर जाता है तो ये सेंसर्स कम सिग्नल जो है ना वो भेजते हैं उसको, आप समझ लें ब्रेन को या स्पाइनल कार्ड्स को, तो उसके कार्डियोवास्कुलर सेंटर्स को भेज देते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। अब होता यह है कि अब यहाँ पर ब्रेन जो है ना वो डिसाइड करेगा। जब जैसे ही ब्रेन को पता चलता है कि प्रेशर कम हो रहा है तो वो फौरी तौर पर जो है ना वो हुक्म देता है, वो डिसीजन लेता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन कर दो। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है कि ये एक इमरजेंसी सिस्टम है। तो होता क्या है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन किया जाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो एक आरामदा या रिलैक्सेशन की सूरत है उसको ऑफ कर दो। अब जो ये बॉडी का यानी कि रद्द अमल आ गया। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक सिस्टम पूरी बॉडी में काम शुरू कर देता है, जिसके दो बड़े जो है ना वो इफ़ेक्ट होते हैं। एक तो ये कि जो हमारी ब्लड वेजल्स हैं वो वेजो कंस्ट्रिक्शन यानी कि जो वेजल्स जो है ना वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, जिससे पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप आपने समझना है कि वेजल्स कंस्ट्रिक्ट हुई जिसकी वजह से क्या होता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है ना वो बढ़ जाता है। सेकंड पे क्या होता है कि जो हार्ट बीट है या दिल की जो धड़कन है वो तेज़ हो जाती है और ज़ोर से पंप करना पड़ता है हार्ट को, जिससे हार्ट जो है ना वो कार्डिक आउटपुट जो है ना वो बढ़ जाता है। तो रिजल्ट क्या निकलता है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता है और कार्डिक आउटपुट बढ़ता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। ये सिस्टम बहुत तेज़ है और ये चंद सेकंड के अंदर अंदर जो है ना वो काम करता है, यानी कि रैपिड मोमेंट टू मोमेंट रेगुलेशन ऑफ बीपी। यानी बहुत सिस्टम तेज़ है और चंद सेकंड के अंदर अंदर ये अपना काम कर देता है। अब सेकंड में हम देखते हैं कि जो सेकंड मैकेनिज्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब इसको देख लेते हैं। तो ये हमारी बॉडी का एक लॉन्ग टर्म यानी कि लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ बीपी वाई ब्लड वॉल्यूम। तो ये जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म में जाके ये मैनेज करता है। ये घंटों या दिनों में भी काम कर सकता है। तो ये कैसे शुरू होता है इसको देखते हैं कि जो हमारी किडनीज हैं उसमें मौजूद होता है बैरो रिसेप्टर्स। तो ये क्या करता है कि कम ब्लड प्रेशर का पता लगाता है। अब जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो बराह रास्त जो है ना वो किडनी को बीटा 1 एड्रीनो रिसेप्टर्स के ज़रिए सिग्नल भेजता है। अब क्या होता है कि जो साल्ट की कमी भी जो है ना अगर वो कम हो रही है तो वो भी इसको जो है ना वो एक्टिव करती है। अब ये जो दो तीन फैक्टर्स हैं इनका रिज़ल्ट एक ही निकलता है, यानी कि जो किडनीज हैं वो अपना एक एंजाइम है रेनिन वो रिलीज़ करता है। अब जो यानी कि हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप के रेनिन जो है ना वो ब्लड में मौजूद एक बड़ा जो प्रोटीन है एंजियोटेंसिनोजन जिसे कहते हैं उसको यानी कि ब्रेक करता है और एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। ये अभी इनएक्टिव है, ये अभी एक्टिव नहीं है। अच्छा, फिर क्या होता है कि एंजियोटेंसिन 1 जो है वो लंग्स में से गुजरता है और लंग्स में एक एंजाइम होता है जिसे एस एंजाइम कहता है, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये क्या करता है कि ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है ना वो इससे ब्रेक करता है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये बेसिकली हमारा जो है ना वो एक्टिव पार्ट है, यानी कि ये आप समझ लें कि ये हीरो है जिसने आगे फंक्शन परफॉर्म करना है। अब एंजियोटेंसिन 2 के जो क्या इफेक्ट आते हैं, ये क्या क्या करता है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करता है कि जो हमारी वेजल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करता है। ये एक बहुत ताकतवर वेजो कंस्ट्रिक्टर है, ये आर्ट्रियोल्स और वेन्स दोनों को जो है ना वो कंस्ट्रिक्ट करता है। तो रिजल्ट क्या निकलता है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर जिससे बढ़ जाता है। अब देखते हैं कि किडनी पर इसका क्या एक स्पेशल इफेक्ट है। ये जो है ना वो किडनी की ग्लोमेरुलस में इफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं उनको ख़ास तौर पर कंस्ट्रिक्ट करती है। इससे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है वो बढ़ जाता है, यानी किडनी ब्लड को ज़्यादा अच्छे से फिल्टर कर पाते हैं। अब थर्ड पे ये क्या करता है, इसका क्या इफेक्ट है कि ये हार्मोन जो है ना वो उसको रिलीज़ करता है।
ये एड्रीनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन जो है ना वो रिलीज़ करता है। और एल्डोस्टेरोन का काम आपको आइडिया होगा कि ये हार्मोन किडनी को यानी कि आप समझ लें कि ऑर्डर देता है कि जो सोडियम है, जो साल्ट है वो, और पानी को यानी कि वाटर को मत रिलीज़ किया जाए, इसे बॉडी में ही रोक लिया जाए। तो जब साल्ट और वाटर बॉडी के अंदर ही रोक लिए जाते हैं तो फिर क्या होता है कि जो ब्लड की कुल मकदार है, ब्लड वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। तो रिज़ल्ट क्या निकलता है कि ज़्यादा ब्लड हमारे यानी कि हार्ट में वापस आता है, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है ना वो बढ़ जाता है। तो अगर हम इसको समराइज़ करें, रास सिस्टम जो है ना, रास पाथवे जो है वो दो साइड पर जो है ना वो अटैक करता है, या आप समझ लें इफेक्ट करता है, या आप समझ लें कि एक्टिव करता है कि एक तो वेजल्स को जो है ना वो कंस्ट्रिक्ट करता है, और सेकंड पे जो ब्लड की जो एक यानी कि मकदार है उसको बढ़ाता है। इस तरह ये ब्लड प्रेशर को एक तवील अरसे तक कंट्रोल करता है। अब हम देख लेते हैं इससे अगला जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ है। अब जो इसमें फिगर है 16.4, सबसे पहले हम इसको डायग्राम को अच्छे से देखते हैं, उसके बाद हम इसकी जो टेक्स्ट है उसको भी साथ देखते हैं। तो देखें, अब यहाँ पर आप फ़र्ज़ करें कि किसी का ब्लड प्रेशर जो है ना वो अचानक यानी कि डिक्रीज़ होता है, तो यानी कि जैसे आप खड़े होने पर जो है ना वो आपको चक्कर आते हैं, या जिस्म फौरी तौर पर जो है ना वो दो सिस्टम्स को यहाँ पर एक्टिवेट करता है। पहला सिस्टम है सिंपैथेटिक एक्टिविटी। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना जिस्म का एक एमरजेंसी मूड है, तो इसको एक्टिव किया जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही ब्लड प्रेशर गिरता है ना, तो हार्ट और किडनी में मौजूद जो सेंसर्स हैं, जो बैरो रिसेप्टर हैं, हमने पीछे देखे हैं, वो दिमाग को या ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। अब होता क्या है कि जो ब्रेन है वो फौरी तौर पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, ऑन कर देता है। अब ये सिस्टम जो है ना वो एड्रेनालिन हार्मोन जैसे जो है ना वो चीज़ें खारिज करता है यहाँ से, ठीक है, एड्रेनालिन। अब ये होता है कि ये एड्रेनालिन जो है ना वो 3 जगहों पर जाके काम करता है। सबसे पहले हार्ट पर, यानी कि आप समझ लें कि बीटा 1 रिसेप्टर पर। अब हार्ट की जो धड़कन है, जो हार्ट रेट है, यानी कि उसको ये इंक्रीज करता है, और जो हार्ट के कंस्ट्रिक्ट करने की, जो उसको सिकुड़ने की जो ताकत है वो बढ़ा देता है, यानी कि रिजल्ट क्या निकलता है कि कार्डियक आउटपुट हमारा इंक्रीज हो जाता है। अब सेकंड में किस पर जाकर ये इफेक्ट करता है, ये ब्लड वेजल्स पर, यानी कि अल्फा 1 रिसेप्टर पर जाकर ये एक्ट करता है, और पेरिफेरल जो वेजल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर देती है। अब इससे आर्ट्रियोलर टोन जो है वो बढ़ जाता है, तो रिजल्ट क्या निकलता है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है ना वो बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो है ना वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर एक और बात के, जो किडनी है उस पर बीटा 1 रिसेप्टर जो है वो किडनी को एक हार्मोन रेनिन खारिज करने का भी ये कहता है। तो ये हमें अगले सिस्टम की तरफ ले जाता है, हम इसको भी नेक्स्ट में देखते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये तो हो गया जो फौरी, यानी कि चंद सेकंड के अंदर अंदर ये सिस्टम काम करता है। अब एक इसका जो लॉन्ग टर्म कंट्रोल है बीपी का, वो भी हम देखते हैं। तो ये पहला सिस्टम जो है ना वो फौरी काम करता है, जो हमने देखा है। अब ज़्यादा देर तक जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए जिसम एक और जो है ना वो ताकतवर सिस्टम इस्तेमाल करता है, जिसे कहते हैं कि रास पाथवे, वो हम देखने लगे हैं अभी, जो पीछे भी देख के आए हैं, इस डायग्राम को भी थ्रू देखते हैं। तो होता यह है कि किडनी से एक रेनिन जो है ना, ये बीटा 1 किडनी से रेनिन रिलीज होता है। अब रेनिन जो है ना एक एंजाइम है, ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम ने कहा था कि रिलीज मतलब करने का, तो ये रिलीज होता है। अब ये रेनिन जो है ना वो ब्लड में मौजूद एक प्रोटीन है एंजियोटेंसिनोजन। अब इसको एंजियोटेंसिन यानी कि 1 में कन्वर्ट कर देती है। अब ये एंजियोटेंसिन 1 जो है ना वो लंग्स में पहुंचता है, फिर जहाँ पर एक एंजाइम एज के थ्रू एंजियोटेंसिन 2 में, जो हम पीछे देख के आए हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। एंजियोटेंसिन 2 एक बहुत जो है ना एक पोटेंट, एक बहुत ताकतवर मॉलिक्यूल है, जो 2 बड़े काम करता था, पीछे हम देख के भी आए हैं। इधर भी इसको समराइज़ कर देते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ये जो है ना वो ब्लड वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, तो ये बराह रास्त जो आर्टरीज और वेन्स दोनों को कंस्ट्रिक्ट करता है, तो जिससे आर्ट्रियोलर टोन जो है ना वो बढ़ जाता है। तो रिजल्ट में क्या होता है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है, और पेरिफेरल रेजिस्टेंस फिर आगे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देती है।
और सेकंड पे जो है ना वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है ना उसको रिलीज़ करता है। तो ये किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है ना वो रिलीज़ करवाता है। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो क्या होता है कि यानी कि किडनी को कहता है कि जो आपके पास सोडियम है यानी कि साल्ट वगैरह और वाटर को बॉडी के अंदर ही रोक ले, ठीक है। तो जो है ना वो यूरिन के थ्रू बाहर ना निकलने दे। अब होता यह है कि जब सोडियम और वाटर बॉडी के अंदर ही रोक लिए जाते हैं तो जो ब्लड वॉल्यूम है, जो एक खून की मकदार है वो बढ़ जाती है। तो रिजल्ट क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। तो इन दोनों सिस्टम्स यानी कि सिम्पैथेटिक और रास, इनकी वजह से कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस दोनों बढ़ जाते हैं, जिससे जो ब्लड प्रेशर हमारा यानी कि डिक्रीज हुआ होता है उसको वापस नॉर्मलाइज कर दिया जाता है इंक्रीज करके। अब हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि हम ये इलाज क्यों कर रहे होते हैं, यानी कि ये ट्रीटमेंट क्यों करते हैं। तो उसका जवाब ये है कि सिर्फ ब्लड प्रेशर का नंबर कम करना नहीं होता मकसद हमारा, यानी कि हमारा गोल ये है जो हार्ट की डिजीज़ हैं या स्ट्रोक है, फालिज वगैरह है, या जो किडनी की डिजीज़ हैं, या जो यानी कि उसके अमवात वगैरह के ख़तरे को जो है ना वो कम करना होता है, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है, यानी कि टारगेट ज़्यादातर पेशेंट्स के लिए जो है ना वो सिस्टोलिक 130 से कम होना चाहिए मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और जो डायसिस्टोलिक है वो 80 से कम हम रखते हैं, ये हमारा टारगेट होता है। अब जो फर्स्ट मेडिसिन है वो कैसे हम चूज़ करें, ठीक है। अब आमतौर पर तो इन चार में से किसी एक क्लास से शुरू किया जाता है, जिसमें आ जाती है थायाजाइड डायोरेटिक्स, यानी कि ये जो ना वाटर वगैरह निकालने के लिए डायूरेटिक्स हैं। तो एस इनहिबिटर्स यानी कि रास सिस्टम्स को ब्लॉक करती है किसी स्टेप पर, यानी कि एस एंजाइम ही नहीं होगा, उसको इनहिबिट कर दिया जाएगा तो वो रास मैकेनिज्म सारा यानी कि ब्लॉक हो जाएगा। या ARB यानी कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये भी रास जो पाथवे था उसको किसी सिस्टम जो है ना वो किसी यानी कि स्टेप पर ब्लॉक करती है। तो फोर्थ पे है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये क्या करती है कि ये वेजल्स को आप समझ लें कि यानी कि वेजल्स को रिलैक्स करते हैं, आप समझ लें कि खोलती हैं, यानी कि जो वेजल्स है ना हमारी ब्लड वेजल। अब यहाँ पर याद रहे कि फर्स्ट मेडिसिन का जो हम उसको चूज़ करते हैं वो पेशेंट के साथ दूसरी जो बीमारियां हैं, जो कॉन्कोमिटेंट डिजीज़ हैं, उनके मुताबिक यानी कि बदला जा सकता है। डिपेंड करता है कि कौन सा मेडिसिन यूज़ करें अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड या पेशेंट की कंडीशन क्या है। अब होता यह है कि और कब हम टू मेडिसिन जो है ना वो इकट्ठी शुरू कर सकते हैं। अब अगर पेशेंट जो है उसका ब्लड प्रेशर टारगेट से यानी कि जो सिस्टोलिक है वो 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और डायसिस्टोलिक जो है ना वो 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा हो, तो फिर हम जो है ना वो टू मेडिसिन भी लेते हैं। तो इसका बेसिकली बेनिफिट ये होता है कि ब्लड प्रेशर जो है ना वो जल्दी कंट्रोल हो जाता है और साइड इफ़ेक्ट भी कम होते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ का जिक्र किया गया आपकी बुक में कि फ़िक्स डोज कॉम्बिनेशन। अब इसमें ये होता है कि एक ही टैबलेट के अंदर, एक ही डोज के अंदर जो है ना वो ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं, यानी कि एक ही डोज होती है लेकिन इसके अंदर दो मेडिसिन होती हैं, जिससे पेशेंट के लिए यानी कि मेडिसिन वगैरह टेक करना आसान हो जाता है। तो ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना वो हम देख लेते हैं कि हर पेशेंट का एक अलग इलाज, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड केयर। अब जो एक जनरल एक आइडिया है कि हर पेशेंट का एक अलग जो है ना वो एक अलग ही एक किताब समझ लें कि एक ही जो मेडिसिन है वो सब पर एक जैसा इफ़ेक्ट नहीं करती। क्यों ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के साथ अक्सर जो है ना वो अदर डिजीज़ भी होती हैं, जैसे डायबिटीज़ होगी, जैसे हार्ट की कुछ डिजीज़ होगी। तो कुछ मेडिसिन इन बीमारियों को बेनिफिट भी पहुंचाती हैं और कुछ जो है ना वो इन बीमारियों के लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं मेडिसिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी एक मेडिसिन है उसको चूज़ करते वक्त जो है ना वो पेशेंट की जो कंडीशन है उसको सामने आपने लाजमी रखना है, और आपने टारगेट भी हर पेशेंट के उसकी एज के हिसाब से, उसकी जो कॉन्कोमिटेंट डिजीज़ हैं, जो उसकी दूसरी कौन कौन सी बीमारी है उसके मुताबिक टारगेट उसका अलग हो सकता है, यानी कि उसका टारगेट यानी कि उसके मुताबिक सेट किया जाएगा। अब ये तो हो गया आपका टेक्स्ट यहाँ तक। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 16.6 है
तो ये एक टेबल बना हुआ है, चलें इसको भी हम थोड़ा सा समराइज़ करते हैं, इसको भी देखते हैं। तो यानी कि डिफरेंट बीमारियों के अंदर ब्लड प्रेशर का इलाज। अब क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन कैसे चूज़ करते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं। अब इसका जवाब यह है कि हर पेशेंट की जो दूसरी बीमारियां हैं उनके अकॉर्डिंगली, यानी कि हर पेशेंट की एक अलग हिस्ट्री होगी, हर पेशेंट की एक अलग उनके साथ जो डिजीज़ होंगी, उनकी कॉन्कोमिटेंट डिजीज़, यानी कि एक पेशेंट का हाई ब्लड प्रेशर तो इंक्रीज़ हुआ, अब उसके साथ उसको कौन कौन से उसकी डायबिटीज़ की तो नहीं है बीमारी, उसके हार्ट के तो नहीं इश्यूज़, कईयों के हार्ट के इश्यूज़ नहीं होंगे, कईयों के हार्ट के इश्यूज़ भी साथ होंगे, तो उसके साथ और उसकी कौन सी बीमारियां हैं उसके मुताबिक हर पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट होगा। पहले ये समझें कि कॉन्कोमिटेंट डिजीज़ का क्या मतलब है। कॉन्कोमिटेंट डिजीज़ का सादा मतलब यह है कि साथ वाली बीमारियां, यानी कि एक तो ब्लड प्रेशर है उसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके साथ कौन कौन सी उसको बीमारियां, यानी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ कोई और बीमारी भी है जैसे डायबिटीज़ हो, हार्ट की या कोई और, तो इन साथ वाली बीमारियों की वजह से डॉक्टर को मेडिसिन सेलेक्ट करते वक्त कौन कौन सी जो है ना वो एहतियात करनी पड़ती है, कौन कौन सी केयर करनी पड़ती है। तो कुछ मेडिसिन एक बीमारी में तो यानी कि फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन वो उसी के साथ दूसरी में नुकसानदेह भी हो सकती हैं। अब हर बीमारी को अलग अलग समझते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेबल इस्केमिक हार्ट डिजीज़। अब ये बीमारी क्या है। अब ये जो है ना वो हार्ट को ब्लड जो सप्लाई करने वाली एक वेजल्स होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज, अब ये जो है ना वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हार्ट के जो मसल्स हैं उनको मुनासिब यानी कि ब्लड नहीं मिल पा रहा होता। अब इसमें कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं। अब इसमें यानी कि आपके बुक ने लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम इसको बीटा ब्लॉकर जो है ना वो दे सकते हैं। अब ये जो मेडिसिन है ना ये हार्ट पर काम करती हैं और ये हार्ट की जो धड़कन है, जो हार्ट रेट है उसको जो है ना वो यानी कि स्लो करती हैं, ठीक है। और जो हार्ट के जो सिकुड़ने की एक सलाहियत है, एक ताकत है, उसको कम कर देती है। इससे क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है उसको कम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो कम काम कर रहा होता है, उसकी वर्किंग कम हो जाती है, उसको कम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जब हार्ट को कम ऑक्सीजन चाहिए होगा तो जो वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट भी हैं, तो भी दिल जो है ना उसका काम चल सकता है, क्योंकि ये दिल को आराम पहुँचाती हैं। अब साथ हम इसको एस इनहिबिटर्स या ARBs यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, तो ये भी हम इसको दे सकते हैं। अब ये ऊपर वाला जो एक रास सिस्टम था, ठीक है, उसको ब्लॉक करते हैं किसी स्टेप पर, जिससे जो होती हैं वो वेजल्स हमारी ओपन हो जाती हैं और हार्ट पर पड़ने वाला स्ट्रेस जो है ना वो कम हो जाता है। अब ये जो है ना वो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी इसको दे सकते हैं। ये क्या करते हैं कि ये भी जो है ना वो हमारी वेजल्स को ओपन करती हैं, ठीक है। ख़ास तौर पर ये जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली वेजल्स है ना उसका बहाव जो है ना वो बेहतर करती हैं, ठीक है। इसमें डायोरेटिक्स क्यों एहतियात से दी जाती हैं, डायोरेटिक्स यहाँ पर नहीं लिखा जाता है, वो इसलिए क्योंकि अगर डायोरेटिक्स की वजह से बहुत ज़्यादा वाटर जो है ना वो रिलीज़ हो जाए बॉडी से और ब्लड जो है ना वो ज़्यादा मतलब थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो क्या होगा कि जो हार्ट के मसल्स हैं उनको ब्लड भी और ऑक्सीजन वो मुश्किल से मिलना, यानी कि मुश्किल हो जाएगा मज़ीद ना उसको सप्लाई होते। तो इसलिए इन्हें हमेशा एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है डायरेटिक्स को। तो अब हम इसके बाद देख लेते हैं डायबिटीज़ को, जल्दी जल्दी ये भी टेबल को सारा कवर करते हैं। तो डायबिटीज़ जो है ना वो ये एक बीमारी है, ये एक डिज़ीज़ है जिसमें जो ब्लड के अंदर जो शुगर की जो मकदार है वो ज़्यादा हो जाती है, तो जो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो किडनीज़ के थ्रू और ब्लड की जो वेजल्स हैं उनको नुकसान पहुँचाती है। अब इसमें कौन सी मेडिसिन जो है ना वो दी जाती हैं, तो इसमें यानी कि एस इनहिबिटर्स दी जाती हैं, ARBs दी जाती हैं। ये मेडिसिन जो है ना वो किडनी को हाई ब्लड प्रेशर के नुकसान से बचाती हैं और ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स में जो किडनी फेलियर के जो चांसेस हैं उसके ख़तरे को कम करती हैं, इसलिए ये इन मरीज़ों में पहली मेडिसिन दी जाती हैं फर्स्ट चॉइस में। तो अदर मेडिसिन में डायरेटिक्स भी दी जाती हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन एस और ARBs के बाद सारी। अब रिकरेंट जो स्ट्रोक है यानी कि दोबारा फालिज का ख़तरा। अब ये बीमारी यह है कि पेशेंट को पहले फालिज हो चुका है और डॉक्टर चाहते हैं कि दोबारा फालिज ना हो। इसमें कौन सी मेडिसिन हम दी जाती है कि डायरेटिक्स
उसके साथ आप एस इनहिबिटर्स भी दे देते हैं और या फिर ARBs भी। तो इस कम्बिनेशन से फालिज के दोबारा होने का जो एक ख़तरा होता है, जो चांस होता है, वो कम हो जाता है। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी, ये जो है ना वो ब्रेन की जो वेजल्स हैं उनको ओपन करके जो ब्लड का बहाव है उसको बेहतर करती हैं। तो हार्ट फेलियर में ये बीमारी है कि हार्ट जो है ना वो कमज़ोर हो जाता है और पूरी बॉडी में जो अच्छे से ब्लड सप्लाई है वो नहीं कर पाता, जिससे जो है ना वो सांस जो है ना वो ज़्यादा यानी कि आप समझ लें कि फूलना शुरू हो जाता है, पैरों में सूजन हो जाती है, एडिमा वगैरह। तो इसमें कौन सी मेडिसिन दी जाती है? तो इसमें डायरेटिक सबसे इम्पोर्टेंट है। ये क्या करता है कि ये हमारे लंग्स और बॉडी में जो जमा होती है ना अजाफी वाटर, या उसको यूरिन के थ्रू निकाल देती है। अब जिससे जो है ना सांस लेने में आसानी हो जाती है और सूजन वगैरह पैरों की वो कम हो जाती है। अब बीटा ब्लॉकर ये हार्ट को आराम देती हैं, ठीक है, इसे मज़ीद कमज़ोर होने से बचाती हैं। और एस इनहिबिटर्स या ARBs ये हार्ट पर जो है ना वो पड़ने वाला जो स्ट्रेस है उसको कम करती है, ठीक है। और एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन को ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है, एंटागोनिस्ट है ना। तो जिससे क्या होता है कि साल्ट और वाटर हमारी बॉडी में नहीं रुकता और हार्ट की जो कमज़ोरी है वो बेहतर हो जाती है, जो इसकी वीकनेस है। अब जो है ना वो प्रीवियस मायोकार्डियल इन्फाक्शन, अब अगर पहले हार्ट अटैक हो चुका है, पेशेंट को पहले दिल का जो दौरा है, जो हार्ट अटैक है वो पड़ चुका है, इसमें कौन सी मेडिसिन हम दी जाती हैं कि ये बीटा ब्लॉकर ये हार्ट को दोबारा जो उसका दौरा है उसको पड़ने के खतरे से बचाती है, ठीक है। एस इनहिबिटर्स दी जाते हैं या ARBs में ये हार्ट में जो रिमॉडलिंग है यानी कि उसके ज़ख्म को भरने में मदद देती हैं, ठीक है, और हार्ट को मज़ीद नुकसान से बचाती हैं। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, ये भी हार्ट की जो है ना वो आप समझ लें कि उसकी मरम्मत वगैरह में मदद देती हैं। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट यानी कि उसको थोड़ा सा मजबूत करती हैं हार्ट को। अब इसके साथ हम देख लेते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़। तो ये यानी कि डिजीज़ क्या है? अब ये क्रोनिक किडनी डिजीज़ जो है वो किडनी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, काम करना छोड़ देती है। अब इसमें कौन सी मेडिसिन हम देते हैं? एस इनहिबिटर्स देते हैं या ARBs। ये मेडिसिन जो है ना वो किडनी की जो प्रोटेक्शन है या किडनी की जो हिफाजत है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किडनी में मौजूद जो छोटी छोटी वेजल्स हैं उसकी जो प्रेशर है उसको कम करती हैं, ठीक है, जिससे जो होते हैं ना किडनी वो लंबे अरसे तक काम कर पाते हैं। अब इसके बाद जो है ना वो तो हाई ब्लड प्रेशर का जो एक ट्रीटमेंट है उसका सिर्फ ये नहीं कि हार्ट यानी कि हमारा जो BP है वो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए या नंबर कम करना नहीं होता। इसका जो एक गोल होता है वो ये होता है कि जो हार्ट अटैक्स हैं या जो स्ट्रोक फालिज की बीमारी है या जो किडनी फेलियर या हार्ट की जो वीकनेस है जैसी बीमारियाँ, उनसे बचाना होता है। जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है तो इन बीमारियों के होने के जो चांसेस हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ तक एंड करते हैं अपना लेक्चर। उसके बाद डायरेटिक्स को नेक्स्ट देखते हैं तफसील के साथ। तो यानी कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, आपकी चीज़ें क्लियर हुई हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो आप काइंडली इसको अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी शेयर लाजमी करिएगा। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।